में ये जो है मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके 2.5-3 लाख रुपए दे रहे हैं उनको बाकायदा। लो जिहाद ये करवा रहे हैं। लेकिन मोदी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनते ही हिंदू खतरे में आ गया और हिंदू खतरे में आने के बाद मुसलमानों की लिंचिंग होने लगी, मुसलमानों के कारोबार लूटने लगे, मुसलमानों की जान माल सब तबाह बर्बाद होने लगे और मुसलमानों पर पुलिस भी दंगाइयों के साथ मिलकर के अलगार करने लगी। तो यति नरसिम्हानंद जो है ऐसी बेसर पैर की जो है मतलब एक दीवाना आदमी, बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ लेगा। वो कहता है 29 में जो है मुसलमानों की सरकार बन जाएगी। अब आरएसएस वाले कहने लगे 47 में बन जाएगी। लव जिहाद का मामला इन्होंने उठाया था आज से 7 साल पहले। 5 साल से जो है मुस्लिम बच्चे उसमें फंसाए जा रहे हैं। बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ट्रेनिंग कैंपों में। दुनिया ने देखा है, उसके सबूत मौजूद हैं, आज भी वो ख़त्म नहीं हो गए हैं। तो वो आरएसएस का चेहरा है। और पीएफआई अपने मार्शल आर्ट की और अपने सेल्फ डिफेंस की अगर ट्रेनिंग दे रहा है तो जुर्म नहीं कर रहा। तो ये बता दीजिए कि आपकी नज़र में फिर पीएफआई गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। पटना पुलिस ने पीएफआई के मिशन 2047 का पर्दाफाश किया है। दरअसल पटना पुलिस का दावा है कि फुलवारी शरीफ पर जब पीएफआई के एक ऑफिस पर छापा मारा गया तो वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटना पुलिस ने पीएफआई के मिशन 2047 का पर्दाफाश किया है। दरअसल पटना पुलिस का दावा है कि फुलवारी शरीफ पर जब पीएफआई के एक ऑफिस पर छापा मारा गया तो वहां से कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी को भी जिनसे काफी खतरा है और देश का इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो एजेंडा है वो 2047 तक पीएफआई को पूरा करना है। ऐसे दावे पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि एसएसपी के बयान ने इस वक्त देश में खलबली मचा दी है क्योंकि एसएसपी ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से कर दी है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब इस सब सवाल आपसे सीधा यही है कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार निशाने पर क्यों? असल में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए इस देश के हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को फर्जी दुश्मन एक चाहिए होता है। अब वो अगर कोई मुसलमान का नाम नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे, बांग्लादेश का नाम ले आएंगे, पहले कहीं से हुजी का नाम ले आएंगे। और जब वो भी नहीं मिला था तो एक ज़माने में आपको याद होगा आईएम एक क्रिएट किया गया था। अब वो आईएम क्या था? इंडियन मुजाहिदीन। सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को पकड़ पकड़ के जेलों में भर दिया गया, लेकिन किसी एक को भी साबित नहीं कर सके, किसी एक को भी। इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर जितने लोगों को पकड़ा गया, भारी भारी यूएपीए लगा दिया गया, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया और 121, 24 और फला तमाम साजिशें, मुल्क से बगावत फला तमाम करने की वो धाराएं लगा दी, लेकिन एक केस भी साबित नहीं कर सके। असल है क्या? आरएसएस का जो गेम प्लान है आज से नहीं 70 साल से जो चल रहा है वो ये है कि नफ़रत की राजनीति करो। अब नफ़रत फैलाने के लिए कोई चीज़ तो चाहिए। मुसलमानों में कोई कैरेक्टर इनको शुरू से आज तक ऐसा मिला नहीं जेन्युइन कि जिसको वाक़तन इस मुल्क का दुश्मन या इस मुल्क में रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या किसी भी अदर कम्युनिटी का कोई मुसलमान दुश्मन नहीं मिला आज तक इनको, ना है ना मिल पाएगा। तो उन्हें क्या है कि फिर वो फर्जी दुश्मन गढ़ते हैं ताकि हिंदुओं को भ्रमित किया जाए। तो हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए ताकि इनके वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति खेल जो है वो चलता रहे और इस देश का हिंदू जैसे मुसलमान सीधा भोला है, उससे ज़्यादा इस देश का हिंदू, आम हिंदू जो साधारण हिंदू है, वाक़तन बहुत सीधा और बहुत ही भोला भाला है। ये आप आम हिंदू क्यों कह रहे हैं? तो ख़ास हिंदू कौन सा है फिर जो भोला भाला नहीं है? ख़ास हिंदू वो है जो आरएसएस और बीजेपी के जाल में फंसा हुआ है और इनकी अंधभक्ति में आकर के नफरत फैलाता है, दुश्मनी फैलाता है, झूठ फैलाता है। जानता है कि मैं झूठ कर रहा हूँ, जानता है कि मैं जुल्म कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी करता है क्योंकि वो इनकी अंधभक्ति का शिकार है। ये पीएफआई क्यों बनाना चाहती है भारत को जो है वो इस्लामिक राष्ट्र? क्या मिल जाएगा उससे?
पीएफआई में कौन है, कितने है लोग PFI? हैं, कितने लोग हैं? अरे वो- क्या उनका पूरा कैडर है, मैं- रहमान साहब, हाँ, पूरा हाँ, कैडर है मैं- पीएफआई का। अरे साहब, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ। जी बताइए। केरला बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है वो, पूरे मुल्क में उसने जो है अपनी शाखाएं खोली हैं, ये सही है। वो लोग जो है जिस तरह का, ख़ास तौर से ये जो इन्होंने जब से ये 2014 से यानी मोदी सरकार आने के बाद जो है जिस तरह से एक भरम फैला गया, हिंदू खतरे में आ गया। यानी 65 साल तक हिंदू खतरे में नहीं था इस मुल्क में आज़ादी के बाद, लेकिन मोदी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनते ही हिंदू खतरे में आ गया। और हिंदू खतरे में आने के बाद मुसलमानों की लिंचिंग होने लगी, मुसलमानों के कारोबार लूटने लगे, मुसलमानों की जान माल सब तबाह बर्बाद होने लगे, और मुसलमानों पर पुलिस भी दंगाइयों के साथ मिलकर के यलगार करने लगी। ऐसी सूरत में मुसलमान क्या करें? क्या करें? मुसलमान फरियाद लेके जाता है थाने में, पुलिस तमाशा ही खड़ी रहती है। आप अगर कहीं 10 आदमियों में तन्हा फंस जाएं और आप पिटने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? तो पीएफआई वाले वो यही कहते हैं, यही चाहते हैं, और मैं भी यही कहता हूं। सिर्फ पीएफआई वाले नहीं कहते, और मैं समझता हूं हर समझदार, हर जिम्मेदार भारतीय को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, हर भारतीय को, जिम्मेदार समझदार भारतीय को ये बात कहनी चाहिए कि जब मुसलमानों को अपना जान माल खतरे में जगह जगह कदम कदम पे सामने आ गया, और उसके सबूत एक नहीं हजारों की तादाद में हैं, ऐसी सूरत में मुस्लिम नौजवानों ही को नहीं, तमाम मुसलमानों को, उसे क्या बोलते हैं, मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, अपने बचाव का, अपने डिफेंस का हुनर सीखना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि वो सेल्फ डिफेंस सिखा रहे वो थे, सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। वो सेल्फ डिफेंस जिस्मानी एतबार से भी चाहते हैं पीएफआई वाले, और नजरियाती एतबार से भी चाहते हैं। चूंकि फिक्री और नजरियाती एतबार से जिस तरह से गोदी मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी के जरिए जिस तरह से मुसलमानों पर ही नहीं, मुसलमानों पर, पारसियों पर, बौद्धों पर, जैनियों पर, सिखों पर, हर एक पर, और सबसे ज्यादा दलितों पर, मुसलमानों के बाद जो सबसे बड़ा हमला है, जो जिसे हम कहते हैं नजरियाती और फिक्री, या कह लीजिए बौद्धिक जिसे हमला कहते हैं, वो मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा उसका शिकार दलित हैं। अच्छा, तो पीएफआई वाले हों या और कोई बाशऊर हों, वो सब लोग यही चाहते हैं, और ये चाहना चाहिए, ये देश हित में है। क्योंकि आरएसएस और बीजेपी जिस नहज पे और जिस डगर पे इस देश को धकेलने जा रहे हैं, वो देशद्रोह है, वो देश से गद्दारी है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। क्यों कि जब जिस हरकत से भी देश के अमन में, देश की शांति में रोड़े अटकते हों, या शांति भंग होती हो, या देश की इत्तेहाद और सालमियत को खतरा पैदा होता हो, वो देश से गद्दारी है, वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो राष्ट्रद्रोह है। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं आरएसएस के बारे में, तो फिर बीजेपी को क्यों मिर्चें लगी जब एसएसपी एमएस ढिल्लोन ने ये कहा कि भाई यहाँ वही हो रहा था जो आरएसएस में होता है, आरएसएस की शाखा में जिस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है मार्शल आर्ट की, ऐसे ही पीएफआई वाले दे रहे थे। तो उसके बाद तो उनके ऊपर बाकायदा उनको बर्खास्त करने की, उनको पद से हटाने की डिमांड बीजेपी की तरफ से उठने लगी, एक नया बवाल शुरू हो गया। तो क्या पीएफआई कुछ अलग कर रही है, आरएसएस कुछ अलग कर रही है? क्योंकि बीजेपी का कहना है ये तो आतंकी संगठन है, पीएफआई आतंकी संगठन है और आरएसएस आतंकी संगठन नहीं है, वो तो देशहित में काम करता है। असल में एसएसपी ढिल्लोन भी बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार में नौकरी करते हैं। अच्छा, वो बीजेपी की सरकार की नौकरी से बाहर नहीं है, और उनकी भी पदोन्नति या उनको जो है डिस्करेज किया जाना जो है वो सेंटर ही से होता है, होम मिनिस्ट्री से। इसलिए दबाव में बोल रहे हैं वो इतनी बात भी, वरना सच्चाई तो ये है कि इस मुल्क में आतंकवाद फैलाने की ट्रेनिंग देने का काम आरएसएस करती है, और अपनी जान बचाने का और अपने माल और अपनी जान को सुरक्षित रखने की अगर जिम्मेदारी का एहसास पीएफआई हो या और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या दलितों की ऑर्गेनाइजेशंस हो जो अपने मार्शल आर्ट सिखाने की बात करते हैं, या जमीयत भी सिखाती है, या जमीयत सिखाती है, या मैं सिखाता हूं, या आप सिखाते हैं, या कोई भी सिखाए,
अगर अपना सेल्फ डिफेंस कोई सिखा रहा है वो बिल्कुल राष्ट्रवाद है, वो देश हित में, और उसका हमें संविधान इसका अधिकार देता है, कानून इसका अधिकार देता है कि हम अपनी जान बचाने के लिए अपना हुनर सीख के रखें अगर हम में हिम्मत है। उस पंफलेट्स पर क्या कहेंगे जो लिखा हुआ है और जिसमें पुलिस ये दावा कर रही है कि 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी पीएफआई कर रही थी? मैं पहले ढिल्लोन साहब वाली बात को पूरा कर दूं, उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा आपको। ढिल्लोन साहब उसी दबाव में बोल रहे हैं कि वो पीएफआई को और आरएसएस को बराबर कर रहे हैं कि साहब जैसे वो अपने यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं वैसे ही ये देते हैं, वरना अगर वो पूरा सच बोलते, वो आधा सच बोल रहे हैं, पूरा सच अगर वो बोलते तो वो ये कहते कि पीएफआई वाले जो है वो अपने यहाँ मार्शल आर्ट सिखाते हैं या अपने लोगों को फिजिकल जो है वो ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, और आरएसएस वाले अपनी शाखाओं में जो स्पेशल शाखाएं लगा करके जिन पे अब से 7 साल पहले, 6 साल पहले, 5 साल पहले, कई साल तक लगातार तमाम चैनल्स पर डिबेट्स भी हुई हैं, बंदूकें चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ट्रेनिंग कैंपों में, दुनिया ने देखा है, वो उसके सबूत मौजूद हैं आज भी, वो ख़त्म नहीं हो गए हैं। तो वो आरएसएस का चेहरा है, और पीएफआई अपने मार्शल आर्ट की और अपने सेल्फ डिफेंस की अगर ट्रेनिंग दे रहा है तो जुर्म नहीं कर रहा, बल्कि वो देश के साथ में, देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में जो है मैं कहता हूँ एक योगदान है बड़ा। बहरहाल सरकार उन्हें पूरी तरह से मानती है कि ये जुर्म कर रहे हैं और अब उनके खिलाफ तमाम कोशिशें हो रही हैं कि उनको किसी भी तरह से उनके पर्देफाश किए जाएं, उनके पास से जो सामान निकल रहे हैं वो लाए जाएं। लेकिन मेरे दूसरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आपके दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सरकार तो मानेगी, आपको भी मानेगी कि आप देशद्रोही हैं, मुझे भी मानेगी कि मैं देशद्रोही। उमर खालिद को देशद्रोही नहीं मान रही क्या सरकार? हाँ, अमरावती में उमर खालिद ने स्पीच देते हुए ये बात कही थी कि ये जुमला सरकार है, और प्रधानमंत्री जी जो हैं हमारे वो तो जुमले फेंकते हैं, जिस पर हमारे कोर्ट ने भी उमर खालिद से ये सवाल तलब कर लिया कि साहब आप जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी जबान क्या है, मतलब जबकि जुमले की बात कहने वाले अमित शाह हैं, जिन्होंने 16 लाख वाले मामले में कहा था, चूंकि जगह जगह मोदी साहब कहते घूम रहे थे उस वक्त कि हर काला धन वापस लाऊंगा और हर भारतीय के अकाउंट में जो है वो 16-16 लाख रुपए आ जाएंगे। तो जब वो 16 लाख रुपए की किसी जर्नलिस्ट ने 16 लाख रुपए वाली बात अमित शाह से पूछी तो उन्होंने कहा था वो तो चुनावी जुमला था। तो भाई जुमलेबाजी की बात करने वाले अमित शाह और जुमले के नाम पर जेल में सड़ने वाले उमर खालिद। मेरा सवाल मैंने मेरा सवाल 47 में भारत को क्यों बनाने की बात की जा रही है? वहीं आ रहा हूं, मुस्लिम राष्ट्र, मैं वहीं आ रहा हूं। तो उमर खालिद चूंकि उसका नाम है तो इसलिए वो तो देशद्रोही है। अच्छा। और ऐसे ऐसे पंफलेट जो है मैं जानता हूं दर्जनों ऐसे मामलात में। सहारनपुर में एक केस हुआ था, 2002 या 3 था, उस वक्त भी बीजेपी और मायावती की मिलीजुली सरकार थी। एक मस्जिद में बम फूटा, एक मदरसे में बम फूटा, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा। एक जगह एक कुरैशी का लड़का पकड़ या 2 पकड़े गए, एक जगह एक मदरसे का टीचर ही पकड़ लिया, और वहाँ से जो पर्चे मिले थे वो आर्य सेना नाम के थे, लेकिन दूसरे पर्चे दिखा करके मुसलमानों को पकड़ लिया गया। ऐसे ऐसे फर्जी पर्चे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो साजिशी टीमें हैं उनके बाएं हाथ का खेल है। चुटकियां बजाते हुए वो कितने पर्चे छपवा करके किसके नाम, असल बताऊं मैं आपको क्या हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा संजीदगी के साथ पिछले 7-8 साल का ही रिकॉर्ड जो है जरा चेक कर लीजिए, जैसे जुबैर फैक्ट चेक करता है ना, आप भी जरा चेक करिएगा। लव जिहाद का मामला इन्होंने उठाया था आज से 7 साल पहले, 5 साल से जो है मुस्लिम बच्चे उसमें फंसाए जा रहे हैं। जुर्म ये करते हैं, और हिंदू लड़कों को, ये दलित लड़कों को, दूसरे लड़कों को फंसा करके शाखाओं में और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के उसमें फंसा करके जाल में, ये जो है मुस्लिम लड़कियों को फंसा करके 2.5-3 लाख रुपए दे रहे हैं उनको बाकायदा। लव जिहाद ये करवा रहे हैं, यानी धर्म युद्ध जो है वो लव धर्म युद्ध जो है वो ये करवा रहे हैं, और लव जिहाद का इल्जाम मुसलमानों के नाम पर, आतंकवाद ये करते हैं और इल्जाम मुसलमानों पर देते हैं। मैंने कहा ना कि दिल्ली में दंगा कराया कपिल मिश्रा ने, इल्जाम मुसलमानों को दिया गया, और दंगा फैलाने वाले कपिल मिश्रा से लेकर के वो कैबिनेट में जो मंत्री बैठा हुआ है, जो अनुराग ठाकुर,
गोली मारो वगैरह वगैरह क्या क्या नारे लगवा रहा था, उनको पदोन्नति मिलती है। ममलकत राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। आखिरी में ये बता दीजिए कि आपकी नज़र में फिर पीएफआई गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं है। मैं पीएफआई को, एसडीपीआई को बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं। अगर कोई भी संगठन लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून के दायरे में रहते हुए इस मुल्क के अंदर अपने जान माल की सुरक्षा के लिए और इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए, इस देश में कानून और शांति को बनाए रखने के लिए कोई भी किसी तरह का योगदान करता है, मैं समझता हूं वो सबसे बड़ा देश प्रेम है, देशभक्ति है। वो काम करने वाला आदमी सबसे बड़ा देश प्रेमी है। उसको जो भी आदमी ये कहता है कि ये देश से गद्दारी और ये कि साहब वो 47 में मुसलमानों का ये कर देंगे, मुसलमान ही हो जाए, वो यति नरसिम्हानंद जो है ऐसी बेसर पैर की जो है, मतलब एक दीवाना आदमी, बेवकूफ़ आदमी भी ये समझ लेगा। वो कहता है 29 में जो है मुसलमानों की सरकार बन जाएगी, अब आरएसएस वाले कहने लगे 47 में बन जाएगी। ये मतलब क्या ये समझते हैं कि इस मुल्क का हिंदू जो है बिल्कुल बेवकूफ़ है? वो रोटी नहीं खाता, सिर्फ आरएसएस वाले रोटी खाते हैं। आरएसएस बीजेपी वाले लोग ही रोटी खा रहे हैं, बाकी हिंदू जो है बिल्कुल घास खा रहा है। उसे कुछ पता सता ही नहीं है दीन दुनिया का, या वो जानता ही नहीं है कि दुनिया क्या है। ये इन्होंने बिल्कुल जो है हिंदुओं को इस देश के ऐसा समझ लिया है कि जैसे कि वो बिल्कुल अकल से पैदल हो गए हैं। जो ये कह देंगे, बकवास कर देंगे, उसी को जो है लोग सच मान लेंगे। मैं समझता हूँ कि अब इस देश के हिंदू इस बात को भली भांति समझ गए हैं कि ये ड्रामा ये लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये सत्ताजीवी लोग हैं और ये सत्ता में रहने के लिए हिंदुओं का भी खून करा सकते हैं, मुसलमानों का तो करा ही रहे हैं। ये इस मुल्क में किसी भी हद तक गिर सकते हैं अपनी सत्ता के लिए, और इस बात को जनता समझ गई है। ये बात अलग है कि जनता वोट जो है दूसरी पार्टियों को देती है, लेकिन इनकी मशीनें जो हैं वो रिजल्ट इनके फेवर में निकालती हैं। ठीक, तो अब्दुल रहमान आबिद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और काफ़ी अच्छे से तमाम हालात को देखते भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएफआई उनकी नज़र में गलत नहीं है, क्योंकि पीएफआई कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है और सेल्फ डिफेंस की जो पूरी तरह से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है वो तो आरएसएस की शाखाओं में भी दी जाती है। लेकिन पीएफआई को गलत साबित करना इनकी नज़र में पूरे तौर पर गलत है और साफ साफ कहना है कि 47 की बात हो या नरसिंहानंद के जरिए की गई 2029 की बात हो, ये तमाम बातें सिर्फ हिंदुओं को ये दिखाने के लिए हैं कि तुम मुसलमानों से खतरे में हो और सत्ताजीवी लोगों की तरफ से इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन वहीं सरकार की तरफ से पूरी तरह पीएफआई को बैन करने की मांग लगातार उठ रही है, तैयारियां चल रही हैं और अब पीएफआई को लेकर बड़े बड़े खुलासे भी मौजूदा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं।